हमारे जीवन में अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है तो वो है हम। पर आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे सिपाही के जीवन से जिसने अपने वतन को अपने से बहुत ऊपर रखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए लड़ाई करने का फैसला लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नायब सूबेदार ईश्वर यादव जी की। सामने से 10 आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग चालू थी। जान का जोखिम था पर वो कूद पड़े मैदान में अपने 10 साथियों के साथ। लेकिन लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों से नहीं थी, सिविलियंस को भी पहचानना और बचाना था, जिनकी आड़ लेकर आतंकवादी तैयार थे सिपाहियों को अपना निशाना बनाने को। और तो और कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर भी फॉलो करना था कि एक भी फौजी को कुछ नहीं होना चाहिए, सबको सही सलामत वापस लाना है। फैसले का समय था, फैसला गलत होने पर सब कुछ जा सकता था, नौकरी, सम्मान और इन सब से ऊपर जान। पर एक कहावत है ना, हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस सांस रोक देने वाली घटना को स्वयं ईश्वर जी की ज़ुबानी, जो अभी हमसे और आपसे सैकड़ों मील दूर रहते हैं। मैं बढ़िया अच्छा फायरर, टॉप फायरर हूँ। एनएसजी का बेस्ट फायरर निकला हुआ हूँ मैं। तो 86 में मेरा 85 में भी एनएसजी खड़ी हुई, जब भी मेरा नाम रिकॉर्ड से आया था पलटन के अंदर कि भाई इसको एनएसजी भेजो। जो अच्छा रिक्रूटमेंट का, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, रिकॉर्ड उसका नाम देता है यूनिट को। और मैं बोला नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। सर, आप लंबे समय तक एनएसजी का हिस्सा रहे, आपने वहाँ कौन कौन से ऑपरेशंस को अंजाम दिया? मालदीव का किया एक तो, और ब्लैक थंडर 1 और ब्लैक थंडर 2। 97 में गए ले, ग्लेशियर से उतर रहे थे जब कारगिल शुरू होगा 99 में मई में। कारगिल वॉर के वक्त आपकी पलटन कहाँ पर थी? बटालिक के इलाके में हमारी पलटन थी। जो ये कैप्टन कालिया और ये जो मरे थे बटालिक के इलाके में मरे थे। हम जा रहे थे, इनकी डेड बॉडियाँ नीचे आ रही थी। सर, कारगिल के पहले शहीद कैप्टन कालिया के साथ क्या हुआ था? वहाँ पर पाकिस्तान की फौज बैठी थी और उन्होंने जो ये गडरिए नहीं होते हैं जो भेड़ बकरी पालते हैं, वो गए थे चराने के लिए। इनकी बकरियां लेके काट दिया इनके बकरे उन्होंने नीचे आके बताया। फिर ये पेट्रोलिंग गई थी। पाकिस्तान का एक ऑफिसर था, बोला आओ आओ आओ, तो वो करीब अपने वाले नीचे से चढ़ रहे थे, वो ऊपर ऑलरेडी बैठे थे हाइट पर। तो उन्होंने अपने वालों ने सोचा भाई अपने आदमी एडवांस यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी होगी पेट्रोलिंग की, वो बैठी हुई है, वो इनके जासे में ऐसे आई। वो जैसे नज़दीक आए, उन्होंने फायर करके इनको मार दिया था। ये 6-7 आदमी थे। कोम्बिंग ऑपरेशन के समय आप सिविलियंस और आतंकवादियों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? टेररिस्ट वही होगा जिसके पास हथियार होगा, और सिविलियन की तो टेररिस्ट आड़ लेते हैं हर जगह ऑपरेशनों में। पर जिसके पास हथियार है आप उसी को टेररिस्ट मानो। और ख़ासकर जे.एंड.के के इलाके के अंदर तो ये अमूमन होता है, वो सिविलियन का सहारा लेते हैं, सिविलियन को आगे कर देते हैं, उनसे पत्थर मरवा देते हैं। ठीक है, आग भाई ये सिविलियन को मार देंगे, फोर्स का नाम बदनाम हो जाएगा। पर ये जो जवान जो वहाँ पर लग रहे हैं ड्यूटी में, और जो अफसर साहिबान, उनको ये फैसला सुनना पड़ता है कि सिविलियन कौन है और उग्रवादी कौन है। जो उनका वो होगा ना गाइड समझो, या उनका भाई आदमी, वो हमारे को झूठी इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। सर, आपने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, चाहे वो नागालैंड हो, मालदीव्स हो, जे.एंड.के हो या पंजाब हो, लेकिन आपके लिए सबसे मुश्किल और यादगार ऑपरेशन कौन सा रहा? सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक जो मेरे को कीर्ति चक्र मिला था वही था मेरे लिए। ये तकरीबन 10-11 नवंबर की बात है जी, 11-12 नवंबर की। हमारी पलटन गई थी जे.एंड.के के अंदर, पीओके के ऊपर अटैक होना था। सीनियर जेशो वहाँ जा करके आरोपी करके वहाँ तक नाले तक पहुँचा। वहाँ एक सिविलियन आया, मैं बोला हाँ भाई, बोला जनाब ऐसे ऐसे मेरे भाई के घर में 10 आदमी आकर के रुके हुए हैं और हमारे को रात को परेशान किया
और खाना वाना भी हमने दिया उनको, खाना बनवाया था, खाना भी दिया और हमारी मार पिटाई भी किया। और जब मैंने उसको ये कहा कि भाई झूठ बोलते हो आप लोग, जब उसने मेरे को बोला साहब अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरे को गोली मार देना, तो एक आदमी मरने के लिए तैयार हो रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। ये बात होकर के हम चल दिए नाले। जो लड़का आया था उसके बाप को उन्होंने पहाड़ी में, तो वहाँ तो पहाड़ी या तो पहाड़ है या ढलान है, पहाड़ में ऊपर थे, उन्होंने उसके बाप को कमल उड़ा हुआ, उसका बाप पेड़ के पास खड़ा, और जैसे ही हम चढ़ करके कोई 50 मीटर ऊपर गए होंगे नाले के साथ साथ, वो बूढ़ा वहाँ से भगया। तो मेरे पीछे एक नायक था LMG लेकर के, बोला साहब कुछ देखा? बोला हाँ भाई देखा मैंने। तो मैं बोला भाई कोई आदमी सोर्स था, वो जा करके बता देगा फौज आ रही है, और वो निकल के चले जाएंगे। हमने ऐसे बात करते जा रहे थे हम आपस में। उनके घरों से हम करीब 300 मीटर ऊपर गए। मैं भाई नीचे से तो टेक नहीं होगा, ऊपर से इधर को लाएंगे तो हम सेफ में तो रहेंगे ऊपर। बोले ऊपर से तो ऊपर आदमी पत्थर से मार देगा नीचे वाले को। तो हम 300 मीटर ऊपर गए और ऊपर से हम इधर सर्च करते हुए आए। वो एक पीर बाबा है ऊपर, तो वो बोला साहब पीर बाबा के नीचे बैठे हैं। शहर से कंपनी कमांडर को बताया साहब जिस चिड़िया की मुझे तलाश थी वो चिड़िया मिल गई है, और वो मुझे पिन पॉइंट पे लोकेशन में ले जाने के लिए तैयार है जहाँ बैठे हैं। बोला साहब 10 आदमी वो हैं और 10 आदमी आप? बोला हाँ साहब कोई चिंता की बात मत करो आप, हम 10 आदमी बहुत हैं। उसने बोला नहीं 10 आदमी के ऊपर 10 कैसे करोगे? मैं बोले साहब अगर आधा घंटा 1 घंटे बाद ये चले जाएंगे, आप पूरा ब्रिगेड लगा देना, जब भी नहीं मिलेंगे ये। इतना बोल करके मैं चल दिया। मेरे पास तो 10 ही आदमी थे और 10 ही हथियार। मैंने 2 नाले निकलते थे, 2 नालों के ऊपर, एक नाले के ऊपर एक LMG और एक राइफल वाला लगाया। मैं बोला भाई एक का मुँह पीछा न एक का आगा न। दूसरे नाले के ऊपर 2 राइफल मैंने लगा दिए। ऊपर चले गए 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पर, वहाँ से हमें उतरना था। वहाँ पर एक LMG वाला और एक राइफल वाला, 2 आदमी वहाँ लगा दिए मैंने। LMG वाला मैं बोला भाई तू तो इधर से उग्रवादी भगेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, और हम भी जा रहे हैं, थोड़ा हमारा भी ध्यान कर लेना। यहाँ जब हमारा फायर खुल जाता है तो 1-2 राउंड आप फायर करते रहना, जिससे कि अगर यहाँ फायर हो रहा है तो उनको ये पता लग जाए अब चारों तरफ फोर्स लगी हुई है। हम थोड़े आदमी हैं पर इनको ये नहीं पता लगना चाहिए थोड़े हैं, और फायर इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि तुम सारा एमिनेशन शुरू में ही ख़त्म कर दो। जो यहाँ हथियार वाला आएगा सीधा गोली मारना। अपनी फौज का कोई आदमी नहीं इधर, उग्रवादी हैं बस। 6 लगा दिए 10 में से 4 बच गए हम, 3 जवान और 1 मैं और 1 वो गाइड। हम वहाँ से लेकर आम का नाम चल दिए नीचे। मैं चलो भाई कि तुम मरेंगे या मार देंगे। तो वो लड़का फट पोजीशन में गया जो आगे मेरे था, उसने मेरे को इशारा किया, बोला। तो वो जो दोनों संतरी थे उनका मुंह था उधर और हम पीछे से गए थे। उनको ये विश्वास नहीं था कि इधर से कोई आदमी आ सकता है। तो उसके बाद में उस लड़के ने मेरे को इशारा किया, बोला ये, फिर वो दूसरा बोला ये। मैं बोला इसको तो नज़दीक है तू एंगेज कर, उसको दूर है मैं करूँगा। उनका एक कमांडर था, वो बाहर निकल रहा था फायर के लिए, और वो कमांडर था वो, उसको ले लिया। वो बाहर आ भाई, वो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लिए होते, 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है उन कमांडरों की भी, उनके उग्रवादियों की भी। उसके बाद उन्होंने हमारे पर फायर किया। हम छत के ऊपर, वो नीचे। हमें ये एडवांटेज मिल गया कि हम पहाड़ी में ऊपर थे और वो थे नीचे। 3 आदमी मार दिए। तो फायर दोनों तरफ से बंद हो गया। उनने बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, क्यों हमारे पास तो लिमिटेड अम्यूनिशन था, और लिमिटेड उन्हीं के पास होता, वो कौन सा ज़्यादा लोड करके लेके चलते। तो उनके पास पिक्का गन थी, उससे वो फायर कर रहे थे। बोलो भाई यार तो खतरनाक। तो उस टाइम अगर वो चाहते उग्रवादी तो मेरे को और आरल वाले को मार सकते थे। तो हम तो यहीं जानेंगे इधर ही है, और वो घास थी पहाड़ी के नीचे नीचे करोट में, और 150-200 मीटर दूर चले गए इधर इस दिशा में। वो कंपनी कमांडर आरल वगैरह लेके पार्टी लेकर के आया। कंपनी कमांडर मेरे कने भी आ गया, बोला हाँ साहब। मैं बोला साहब ये 3 तो मार दिए। और
वो बोला साहब भग गए। मैं बोला साहब भगे नहीं हैं तो इसी इलाके में, सर्च करें। मैं बोला हाँ सर्च तो करना पड़ेगा, जिंदे हैं तीन ही तो मरे, 7 अमीर के बाकी है। तो वो हमारे से आगे निकल गए 20-30 गज। जब ये नज़दीक से ले उन्होंने ग्रेनेड फेंके, चाइनीज ग्रेनेड है उनके पास, उग्रवादियों के पास, न पाकिस्तान के थे न इंडिया के थे, चाइनीज ग्रेनेड जो 100% फटता है, 1% भी चांस नहीं उसका। वो 2 ग्रेनेड फेंके, कंपनी कमांडर साहब घायल हो गए, एक वो उसका ऑपरेटर था वो। मैं भाई पूरे ऑपरेशन फेल हो गया। फिर मैंने सीओ साहब से बात किया, मैं साहब ऐसे ऐसे 5 तो मार दिए और 5 जिंदा है। बोला मेरे को कोई कैजुअल्टी नहीं चाहिए, एक भी ये मरे या नहीं मरे। बोला आप इनको बाहर लेके आ जाओ। साहब बाहर कैसे लेके आए, ये 10 मीटर आगे हैं दूसरे पत्थर के नीचे, मैं दूसरा पत्थर के नीचे हूँ, मैं पीछे हटूँगा मेरे को मारेंगे। ये आमने सामने की है, ये 2 पत्थर पीछे उस साइड में, मैं 2 पत्थर इधर हूँ। बोला मेरे को कैजुअल्टी मंजूर नहीं। मैं बोला ठीक है, ये बात हो ली। हमने फिर फायर किया तो पिक्का के ऊपर बेल्ट चढ़ रही थी। वह बेल्ट सिस्टम होती है, 1 मिनट के अंदर 600 राउंड फायर करती है वो। तो वह बेल्ट चढ़ रही थी उसके ऊपर, वो पिक्का की बेल्ट ख़त्म हो गई और ऐसे पत्थर के ऊपर वो लेटा हुआ था, ऊपर की तरफ पहुँचाना, पिछान ढलान, और गन थी आगे लग रही थी पिक्का गन, और उसके साथ में उसका बैग रखा था। उस बैग के अंदर थी बेल्ट। वो हड़बड़ी में फायर जा रहा था हमारा, हड़बड़ी में वो बेल्ट निकालने के लिए उसने ऐसे हाथ मारा ना, वो हाथ ऐसे लग गया, वो थोड़ा तेज लगा और वो पत्थर से अगली साइड में गिर गई। उस साइड में वो गिरते ही उस झोले को उठाने के लिए नीचे हुआ। मैं सामने तो था ही, मैं उससे कोई हमारा 20 मीटर का, 10-15-20 मीटर का फर्क था, लिया उन्हें शॉट, उसी झटके में उसको वहाँ ख़त्म कर दिया। मैं कहा अब काम ठीक हो गया। फिर तो हमें हावी हो गए, वो पिक्का बंद हो गई ना, वो पिक्का चल रही थी, इतने हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। बेंच एक टाइगर दबाव 50 राउंड निकालती थी एक साथ, तो वो गिरने से हमारे को फ़ायदा हो गया। सर, हर जगह लोग क्रेडिट चुराने की कोशिश करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई कोशिश हुई थी? पुरानी कहावत है, शेर किसने मारा, जिसने पूंछ और कान काटे उसने मारा। मैं बोला इनके हथियार अमनेशन हम लेकर के आ जाएंगे और ये डेड बॉडी रहेंगी, ये कल उठेंगी, आज तो नहीं आ सकता, अब रात होने वाला है। उस टाइम ये मेरी साइटेशन गई थी। सर, जब कीर्ति चक्र मिल रहा था तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत गर्व महसूस हुआ था जी, जब इतना बड़ा अवार्ड हिंदुस्तान का 1 डाउन, इससे बड़ा अशोक चक्र है इस सीरीज में, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। पर जिंदे को अवार्ड मिलता है वो उसके काम के बलबूते के ऊपर मिलता है, जिंदे आदमी को अवार्ड देता है तो। और मरने के उपरांत तो देखो, जो मरी गया उससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। देश के लिए मरा है, उसके लिए तो ये अवार्ड भी छोटा है। देश के लिए जो अपने प्राण त्याग दे, इससे बड़ा तो मैं कुछ मानता ही नहीं। तो आज हमने आपको दिखाया कि कैसे एक फौजी को इमरजेंसी सिचुएशन में ना सिर्फ दुश्मनों से लड़ना होता है, पर साथ ही अपने देश के लोगों को भी बचाना होता है। ईश्वर यादव जी उन्हीं अनसंग हीरोज़ में से हैं जो आपको भीड़ के बीच एक आम इंसान की तरह दिख जाएंगे और आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी ही अनसंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अनसंग स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड।